जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज की कहानी एक ऐसी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है जिसके साथ ईश्वर ही न्याय कर सकता है। आज की कहानी का शीर्षक है कसाई जैसा बेटा। भगवान न करे किसी को ऐसा पुत्र मिले। पुत्र की कामना तो हर कोई करता है और सब लोग ये चाहते भी हैं कि उनकी संतान उन्हें बहुत प्यार करे, और संतानें अपने माँ बाप को बहुत प्यार भी करती हैं। लेकिन ऐसा बेटा जिसने अपनी माँ के साथ ही दुर्व्यवहार किया। चलिए कहानी को सुनते हैं। वैसे तो रवि आए दिन माँ को मारता रहता था, लेकिन उस रात पता नहीं क्यों क्या हो गया था, इतनी जोर का घूंसा मारा कि दांत तक टूट गया। सोच इतनी बुरी थी, बीच में आई पत्नी को भी खूब मारा। पड़ोसी लोग घबरा गए, उन्हें लगा कि कहीं विस्फोट हुआ है और उसी की किरणें जमीन को भेद रही हैं। खिड़कियां खोल करके वे बाहर झांकने लगे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि रवि के ऊपर या रवि के घर का दरवाज़ा खटखटाकर शोर मचाने का कारण पूछ ले। मार तो क्या, एक थप्पड़ तक कुसुम के पति ने उसकी रेशमी देह पर नहीं मारा था। बेटा तो एकदम कसाई हो गया था। हर वक्त जिंदगी से रहने वाली हीरोइन सी लगने वाली कुसुम तो अब विक्षिप्त हो गई थी। फटे गंदे कपड़े, सूखा मुरझाया चेहरा, गहरी हजारों उलझने प्रश्नों की भीड़ वाली आंखें, कुछ कहे तो लिप्त सूखे और सब कुछ ही उनकी दयनीय जिंदगी को व्यक्त करने लगे थे। उस रात कुसुम बरामदे में ही पड़ी एक कंबल में ठिठुर रही थी। टांगों में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वह अपने छोटे से कमरे में, जो पहले स्टोर था, चली जाए। केवल एक ही वाक्य कहा था कुसुम ने अपनी बहू से, पल्लवी तुमने यह साड़ी मुझसे बिना पूछे क्यों पहन ली? यह तो मेरी शादी की सिल्वर जुबली की साड़ी है। बस तो माँ को रुई की तरह धुनने लगा और बकने लगा, तेरी यह हिम्मत कि मेरी बीवी से साड़ी के लिए पूछती है? कुसुम बेचारी चुप हो गई थी, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। फिर भी बेटे ने मारा, पहले थप्पड़ों से फिर घूंसों से। ठंडी हवा का तेज झोंका उसकी धूमिल देह में छू रहा था, उसका अंग अंग दर्द करने लगा था। वह कराह रही थी, आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चलचित्र की तरह घटनाएं बीत ये दिन सूनी आंखों के आगे घूमने लगी थीं। इस साड़ी में कुसुम तुम कितनी सुंदर लगती हो, और आज तो गजब ही लग रही हो। आज रात को पति पराग ने कहा था, घृत कहकर कुसुम शर्मा गई थी नई दुल्हन सी। फिर रात को उसके साथ उसके पति एक स्वर, एक ताल, एक लय में बातें कर रहे थे। खिड़की से झांकता हुआ चांद भी उन दोनों को देखकर शर्मा रहा था। यह पल याद करके उसका दिल पानी से बाहर निकली की तरह तड़पने लगा था। जब भी खाने की किसी चीज की कुसुम फरमाइश करती थी, तुरंत उसके पति लाकर दे देते थे। बातचीत पर कुसुम से कहते थे कि तू चिंता मत कर, मैंने तो यह घर तेरे नाम ही लिखा है और बैंक में 5 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट भी तेरे ही नाम कर दिया है। अगर तुझे कुछ भी हो भी जाएगा तब भी तू ठाठ से रहेगी। हंस देती थी कुसुम। कुछ खुशी थी कि उसे इतना अच्छा पति और लायक बेटा दिए हैं। अपने इसी बेटे को उसने बेटी से 100 गुना ज़्यादा प्यार दिया था। लेकिन यह क्या हो गया था? एकदम से उसकी पत्नी आते ही उसकी पतली नाव में छेद कैसे हो गया? पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी थी। सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी इस कगार पर चट्टान सी हो जाएगी। पता नहीं कब उस चट्टान को समुद्र निकल ले। वह बीते पलों को याद कर पिंजड़े के कैदी की भांति फड़फड़ाने लगी थी। उस रात वह सो नहीं पाई थी। सुबह उठते ही धीरे धीरे मरियल चूहे की तरह वह दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के अपने लिए एक कप चाय बना करके अपनी कोठरी में ले आई थी और पड़ोसन के दिए हुए बिस्किट के पैकेट में से बिस्किट लेकर खाने लगी थी। बिस्किट खाते हुए दिमाग में विचार आकाश में उड़ती पतंग से उड़ने लगे थे। क्रूर निर्दयी बेटे बहू से तो पड़ोसन ही अच्छी है, जो गाहे बेगाहे खाने पीने की चीज़ें चोरी से दे जाती है। तो क्यों ना उनकी सहायता लेकर अपनी इस मुसीबत से छुटकारा पा लूँ। एक बार और विचार बिजली सा कौंधा,
क्यों ना अपनी बेटी को सब कुछ बता दूं और वह मेरी मदद करे, लेकिन वह लालची दामाद कभी भी बेटी को मेरी मदद नहीं करने देगा। बेटी को तो फ़ोन भी नहीं कर सकती, हमेशा लॉक रहता है, घर से भाग भी नहीं सकती। दोनों पति पत्नी ताला लगाकर नौकरी पर जाते हैं। बस इन्हीं सब विचारों की पगडंडी पर चलते हुए ही कुसुम ने कराहते हुए स्नान कर लिया और दर्द से तड़पते हुए हाथों से ही उल्टी सीधी चोटी गूंथ ली। बेटे बहू की हंसी मजाक ठिठोली की आवाज़ें गरम पिघलते शीशे सी कानों में पड़ रही थी। कहा वह संजोए समाज सुधारे क्लीन बिछे हुए बेडरूम में सोती थी और अब वह बदबूदार स्टोर में ही अपनी चारपाई डालकर सोती है। चीची इतना सफ़ेद हो जाएगी। रवि का खून उसने कभी नहीं सोचा था। महंगे से महंगा कपड़ा पहनाया उसे, बढ़िया से बढ़िया खाने की चीज़ें खिलाई। हर जिद हर चाहत रवि की कुसुम और पराग ने पूरी की थी। शहर के महंगे इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया था, फिर विश्वविद्यालय में रवि ने शिक्षा ग्रहण की थी। कितनी मेहनत से कितनी लगन से पराग ने इसे बैंक की नौकरी की परीक्षाएं दिलवाई थी। यह पास हो गया तो खुशी के मारे फूले नहीं समाये थे। खोजबीन करके जान पहचान निकली, तब जाकर के नौकरी लगी थी और पराग के मरने के बाद यह सब कुछ भूल गया। काश यह जन्म ही ना लेता, मैं निपुती ही खुशी थी। इसके जन्म लेने के बाद मेरे मना करने पर भी 150 लोगों की पार्टी पराग ने खूब धूमधाम से की थी। बड़ा शरीफ सीधा साधा और संस्कारों वाला लड़का था यह, लेकिन पता नहीं इसने क्या खा लिया। इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जो राक्षसों जैसे बर्ताव करता है। अब तो इसके पंख निकल आए हैं। प्यार त्याग दया मान सम्मान की भावना तो इसके दिल से गायब ही हो गई है, जैसे अंधेरे में से परछाई। रसोई में आ रही मीठी मीठी सुगंध से कुसुम बच्ची सी मनचली हो गई थी। हिम्मत की सीढ़ी चढ़ करके वह धीरे धीरे कुसुम बहू के पास गई। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है बेटी, क्या बनाया है? पता नहीं कैसे दुनिया का नया आश्चर्य लगा कुसुम को बहू ने उत्तर देने के ढंग से। माँ जी, गाजर का हलवा बनाया है, खाएंगी क्या? आइए बैठिए। हक्की बक्की बदली सी कुसुम डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। एक प्लेट में हलवा रखा था, दूसरी प्लेट में गोभी के गरम गरम पराठे। नाश्ता देते समय शहद सी मीठी बोली में बहू बोली, पहले इन कागज़ों पर साइन कर दीजिए, फिर नाश्ता कर लीजिए। ना ना, मैं नहीं करूँगी साइन। अच्छा, तो यह आदर यह प्यार इस लालच में किया जा रहा है? छी छी, तुम दोनों ने तो रिश्तों को नीलाम कर दिया है। मैं चाहे मर जाऊं, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं साइन नहीं करूँगी। कुसुम बकबकाती रही। जाइए जाइए, लीजिए सूखी ब्रेड और चाय, मत कीजिए साइन, और जब ये आ जाएं तब खाइएगा इनकी मार। बहू के शब्द तीरों से भी ज़्यादा घायल कर गए थे कुसुम को। वह बाहर से अंदर तक लहूलुहान हो गई थी। मरती क्या न करती। भूखी सी सूखी ब्रेड चाय में डुबोकर खाई सोचती रही, लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। गाजर का हलवा भरवा पराठे खाकर क्या मैं तेरी गुलाम बन जाऊं? ना ना, मैं अपाहिज नहीं बनना चाहती हूँ। मैं अपना सब कुछ तुझे दे दूँ और मैं अपाहिज बन जाऊँ, यह नहीं हो सकता है। बुदबुदाती हुई कुसुम ब्रेड और चाय में ही संतुष्ट हो गई थी। मन ने कहा, जाए भाड़ में तेरा हलवा और पराठे। मैं अपने ज़माने में बचा हुआ हलवा पराठे और पूरी मेहरी को खाने को दे देती थी। कुसुम बहू की क्रियाएं आंखें फड़फड़ाकर देख रही थी। सास की पीड़ा दुख व्यथा से बहू अनजान सी अपने कामों में व्यस्त थी। चाय नाश्ता करके उसने अपना लंच बॉक्स तैयार किया, फिर गुनगुनाती हुई की साड़ी और उसी रंग की मैचिंग माला पहनकर कॉलेज चली गई। बाहर से घर में ताला लगा दिया। बाहर ताला बंद कर वह रोज ही कॉलेज जाती थी, और तो और टेलीफोन भी लॉक कर दिया जाता था, लेकिन उस दिन वह टेलीफोन लॉक करना भूल गई। कुसुम ने हर रोज की तरह पूरा घर देखा, हर चीज़ लॉक की थी, यहाँ तक कि फ्रिज में भी ताला लगा हुआ था। हाँ, बहू कुसुम के लिए डाइनिंग टेबल पर 4 सूखी रोटी और अरहर की दाल बनाकर रख गई थी। अनलॉक टेलीफोन देखकर कुसुम के दिल में खुशी का खेत लहलहाने लगा। अब तो पड़ोसन को फ़ोन कर दूंगी, वह मुझे बाहर भगाने में सहायता कर देगी। उस समय कुसुम ने 1000 हाथियों की ताकत ने जन्म ले लिया था। देह का दर्द भी कपूर सा उड़ गया था। आंखों में हीरे की चमक उत्पन्न हो गई थी। सबसे पहले तो वह पड़ोसन को फ़ोन किया। हेलो, कौन बोल रहा? बोल रही हूँ आंटी रीता। लेकिन आप फ़ोन कैसे कर रही हैं?
क्या आज आपका फ़ोन लॉक नहीं है? मुक्ति की खुशी में झूमती हुई कुसुम बोली, हाँ हाँ बेटी, लॉक नहीं है। सुनो, तुम इस समय बाहर का ताला तोड़कर आ जाओ, तब तक मैं तैयारी करती हूँ। कैसी तैयारी आंटी? सुनकर रीता को आश्चर्य हुआ। बेटी, तुम्ही ने तो उस दिन कहा था कि आप यहाँ से भाग जाओ आंटी, किसी और शहर या बेटी के पास। हाँ हाँ, कहा तो था, लेकिन आंटी आप कहाँ जाएंगी? मैं कानपुर अपने भाई के पास जाऊंगी। वह बस स्टेशन पर लेने आ जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेटी, अगर मैं नहीं गई तो वह मुझसे ज़बरदस्ती मार पीट कर नाश्ता पिता का साइन करवा लेगा। और कुसुम फूट फूट कर रोने लगी। और क्या आंटी, बताओ ना, और फिर मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेंक देगा। बोलते हुए कुसुम की आवाज़ काँप रही थी, पूरी की पूरी देह ही काँपने लगी थी। उसकी देह जवाब दे रही थी, लेकिन फ़ोन रखकर उसकी हिम्मत सांस लेने लगी, आशा जीवित होने लगी। जल्दी जल्दी अलमारी खोलकर अपने कपड़े, रुपए, वसीयत के कागज़ निकाले, पर्स लिया, ढंग से सिल्क की साड़ी पहनकर दरवाजे के पास अटैची लेकर खड़ी हो गई। पत्थर से ताला नहीं टूटा तो रीता ने हथौड़ी से ताला तोड़ा। कुसुम दरवाजे के पास ही खड़ी थी। एक ओर जेल से छूटे कैदी सी खुशी कुसुम के दिल में थी, तो दूसरी ओर अपना घर, अपना घोंसला छोड़ने का दुख उसे खाए जा रहा था। वह घर जिसमें उसने रानी का जीवन व्यतीत किया था, जहाँ उसने सोने से दिन और चांदी सी रातें काटी थी, जहाँ उसने आंगन में किलकारियाँ गूंजी थी, प्यार का सूरज उगा था, वहाँ जहाँ उसके पति ने उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख दिया था, जहाँ वह घंटों पति के साथ प्रेम की क्रीड़ाएँ करती थी, जो घर खुशियों से, फूलों से महकता था। वक्त ने ऐसी करवट बदली थी कि कुसुम आज उसे छोड़कर जाने के लिए विवश हो गई थी। क्या करती वह? कोई अन्य उपाय नहीं था। रीता ने अपनी कार में कुसुम को बिठा लिया। उसका सूटकेस उठाते समय रीता भी रोने लगी। आंटी के विछोह पर रुआसी रीता ने आंटी से उसके भाई का फ़ोन नंबर ले लिया और बस पर चढ़ाते समय यह वादा कर लिया कि वह हफ्ते में 2 बार फ़ोन कर उनका हालचाल बताती रहेगी। इतना दुख कुसुम को अपना घर छोड़ने का था, उससे कुछ ही कम दुख रीता से बिछड़ने का था। ज़्यादा देर वह रीता को बस के पास रोकना नहीं चाह रही थी। वह सरहद पर तैनात सिपाही सी सतर्क थी, सावधान थी कि कहीं खोजते हुए उसकी बहू और बेटे न आ जाए। वह उस घर में वापस जाना नहीं चाहती थी जहाँ तालाब में मगरमच्छ सा बेटा रहता था, जहाँ उसकी ज़िंदगी मोहताज हो गई थी। बस चल पड़ी। वह खिड़की से बाहर आंसू भरी आंखों से रीता को तब तक देखती रही जब तक उसकी आकृति में बिंदु का रूप नहीं ले लिया। ज्यों ज्यों बस आगे बढ़ रही थी, उसका अपना शहर दूर होता जा रहा था। वह शहर जहाँ पर 16 श्रृंगार करके अपने सुहाग के साथ आई थी। उसे लगा उसकी ज़िंदगी एक नदी है जिसने अपना रास्ता बदल लिया है, और वह एक गांव है जो पीछे छूट गया है। बस जितना आगे बढ़ रही थी, उसका दिल उतनी ही ज़ोर से धड़क रहा था। काफ़ी देर बाद उसने स्वयं को सामान्य स्थिति में पाया। अब वह आंखें बंद कर सोचने लगी, काश मेरी बहू रीता जैसी होती। कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती है अपनी सासू माँ का। जितनी बार भी इसकी सास मुझसे मिलती है, हमेशा अपनी बहू की तारीफ़ों के पुल ही बांधती है, लेकिन मुझे दुष्ट बहू मिली। अरे बहू का क्या दोष है, नालायक तो अपना बेटा है। यदि बेटा ठीक होता तो बहू की क्या मजाल कि वह गलत काम करे। ज्यों ज्यों कानपुर नज़दीक आ रहा था, कुसुम पथरा सी रही थी कि भाभी पता नहीं क्या सोचेंगे। सोचेंगे तो सोचें, उनके पास उस रास्ते के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। वह बोझ नहीं बनेगी भैया भाभी पर। कुछ ही दिनों में अलग छोटा सा मकान लेकर रहेगी, एक नौकरानी रखेगी। एक विचार की लहर बार बार उठ रही थी कि घर छोड़ करके मैंने गलत तो नहीं किया है। फिर दिमाग ने कहा, तो फिर क्या करती? हर रोज़ मार खाती और वह मारता रहता जब तक जायदाद पूरी उसके नाम ना करवा लेता। 1 बार, 2 बार, 3 बार उसने अपनी दोबारा बताई वसीयत पढ़ी, जिसकी एक प्रति उसे अपने बेटी के पास भी भेजनी पड़ी। वकील के पास तो एक कॉपी रख आई थी। कुसुम अब सोचने लगी, आज मैंने तो कुछ भी किया वह पहले ही कर लेना चाहिए था। छी छी, माँ बेटे से मार खाए उसने अच्छा मर
न जाए मैं अकेली पड़ गई थी। वे दोनों पति पत्नी एक हो गए थे। शुक्र है रीता जैसी पड़ोसन मिल गई जिसने मेरी प्राय जिंदगी को सांसें दे दी। रीता ना होती तो मैं वसीयत भी ना बदल पाती और घर से भाग भी नहीं पाती। इन्हीं विचारों का ताना बाना बुनते हुए कानपुर आ गई। हड़बड़ाते हुए कुसुम ने अटैची और पर्स पकड़ा, फिर स्वरूप नगर के लिए रिक्शा करके चल दी। कुसुम निश्चय करके अपने भाई देवेंद्र के घर पहुंच गई। दरवाजे पर लगी कॉल बेल बजाई। थोड़ी देर में एक भोली भाली सूरज सी बालिका ने दरवाज़ा खोला। आप कौन, किससे मिलना है? मीठी आवाज़ में बच्ची ने पूछा। बच्ची, मैं लखनऊ से आई हूँ, तुम्हारे पापा जी की बहन हूँ। मेरा नाम कुसुम है। अंदर आइए दीदी जी, अंदर आइए। बच्ची के पीछे पीछे कुसुम अपना पर्स और अटैची संभालती हुई चल दी। बरामदे के साथ जुड़ा हुआ ही ड्राइंग रूम था। उस घर में कुसुम 5 वर्षों बाद आई थी। पिछली बार अपने पति के साथ कुसुम कार में आई थी। घर परिवार वालों ने खूब इज्जत मान सम्मान दिया। भैया भाभी ने तो आंखों पर ही बिठा लिया था। कुसुम के भाई के घर का वातावरण उस समय भी शांत था और अब भी लगता है खुशमय और शांत है। कुसुम की विचार तंद्रा उसके भाई ने ही तोड़ी। अरे कुसुम, तुम इस समय अकेली कैसे? कुछ फ़ोन वगैरह कर देती। वह भैया, बस आना पड़ा, सूखा चेहरा मरियल आवाज़ में दिए उत्तर से भाई सशक्त हो गया। आना पड़ा, मैं समझा नहीं। खैर चल, पहले चाय पी ले, कुछ खा ले, फिर बताना। कुसुम की आवाज़ सुनकर बरामदे में ही सब्जी काटती हुई भाभी दौड़ कर आई। पाँव छुए फिर बैठी। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता भी आ गया। दीदी, आप तो बहुत दुबली हो गई हैं। 5 साल में चेहरा ही बदल गया है। क्या हो गया है आपको? कुसुम के पास आ करके भाभी ने आलिंगन किया और आश्चर्यचकित नज़रों से उसकी ओर देखती रही। कुसुम बार बार बाहों पर, गर्दन पर पड़े जख्मों के निशान छिपाती थी, लेकिन मेज पर रखी हुई चाय की प्याली उठाते समय गर्दन से शॉल हट गया और बाह का स्वेटर ऊपर हो गया था। देखते ही भैया दौड़कर पास आए। घबराकर पूछा, यह सब क्या है कुसुम? तुम्हारे शरीर पर तो ये जख्म कैसे हैं? वाह वाह भैया, रवि मारता है, पीटता था। एक बार तो उसने इतनी जोर से मारा कि दांत टूट गया। बस मैं सब उसी के निशान है। इतना सब होता रहा और तुमने बताया तक नहीं। अरे हम कोई गैर हैं क्या? अभी फ़ोन ही कर देती या कोई खत ही डाल देती। पता नहीं तुमने कितने दुख झेले होंगे जीजाजी की मृत्यु के बाद। छी छी, इतना क्रूर बिगड़ा रवि हो जाएगा सपने में भी नहीं सोचा था। और कुसुम, तुमने अच्छा किया जो आ गई। वह तो मुझे भूखा तक रखता था। बाहर दरवाजे पर ताला लगाकर टेलीफोन में ताला लगा देता था। फ्रिज और सभी अलमारियों में भी ताला लगा रहता था। भैया, जैसे ही दुर्दशा की है तो कैदी की भी नहीं होती है जो उसने मेरी की है। ते ही कुसुम फूट फूट कर रोने लगी। भैया भाभी घबरा गए, आंसू पोंछे। भाभी ने फिर कुसुम से वसीयत की योजना पूछी। थोड़ी देर बाद स्वयं पर काबू करके कुसुम ने अपनी नई वसीयत उन दोनों को दिखा दी। भैया भाभी खुश हुए। बहन को भाई ने खूब प्यार करके कहा, बहन घबराओ मत, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। वैसे तो अलग रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहोगी तो स्वरूप नगर में ही तुम्हें अच्छा मकान मिल जाएगा। अभी तुम आराम करो, चिंता मत करो। अच्छा भैया, कहकर कुसुम सोफे पर लेट गई। उधर शाम को जब रवि ऑफिस से लौटा, पल्लवी ने रोनी सी सूरत से दरवाज़ा खोला और वह वृक्ष सी टूटी हुई डाली सी धम्म से सोफे पर बैठ गई। रवि ने उसे झकझोर कर पूछा, क्यों, क्या बात है? सब ठीक तो है? पल्लवी चीख पड़ी। कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ धोखा देकर भाग गई है और यह देखो, अपने पलंग पर वह चिट्ठी रख गई है। लिखा है, मैं जा रही हूँ, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें जायदाद में से। मैंने वसीयत बदल दी है। आधी जायदाद बेटी मोनिका और आधी विकलांगों संस्था के नाम कर दी है। मैं कपूत बेटे से विद्रोह करती हूँ। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया वह माँ का हाथ उठाता, वह भी जायदाद के लिए। मेरा सब कुछ तेरा ही तो था, लेकिन तूने माँ बेटे का रिश्ता ही ख़त्म कर दिया था। उसका लिहाज ही नहीं रखा था तूने। रिश्ता तोड़ने का मुझे कोई गम नहीं है। कागज़ का टुकड़ा
पढ़कर रवि पागलों की तरह चिल्लाने लगा, कभी इधर कभी उधर चक्कर लगाने लगा। उधर पत्नी पल्लवी क्रोध में बड़बड़ाने लगी थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि माँ जी को मत सताओ, मत मारो पीटो, प्यार से उन्हें अपने वश में करो, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। अब भुगतो, यह घर भी खाली करना पड़ेगा। हम अपने लालच में ये भूल ही जाते हैं कि हम अपने बड़ों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, हमें उनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। जो हमारे बड़े होते हैं वो हमें हमेशा पाल पोस कर हमारे साथ अच्छा करते हैं, हमारी ज़िंदगी को अच्छा करते हैं। उन्हीं की दी हुई ज़िंदगी है जो हम जीते हैं, तो क्या हमें उनके साथ कभी भी कोई भी बुरा व्यवहार करना चाहिए जिससे उन्हें इतना कष्ट हो? कभी नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके। उम्मीद है आपको कहानी दिल को छू गई होगी। छू गई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।